वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। लास्ट हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया था रेस्टोरेंट डिज़ाइन के बारे में। आई थिंक सो बहुत सारी क्वारीज आई मेरे पास आप लोगों की। स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने मांगे, मैंने उनको शेयर करे आप लोगों को। बहुत सारे डाउट्स भी थे आपके रेस्टोरेंट डिज़ाइन को लेके। आर्किटेक्चर पार्ट में एक और डिटेल्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल डिज़ाइन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लाइक थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट डिफिकल्ट होता है जो अभी इस फील्ड में थोड़ा सा बिगिनर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक अभी जिन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी है, उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है कॉलेज में या कॉलेज के बाद, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं वहां पर प्लानिंग करना, राइट। प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है, प्लान को कैसे बनाते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग करने का प्रोसेस, उनकी बेसिक कमांड। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग काम करते हैं ना, एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, एक आर्किटेक्ट जो होता है ना, उसकी इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि वो 5 साल तक उसको ट्रेन किया जाता है, वो सीखता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में, कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में सीखता है। देखो, सीखना और अपनी फर्म स्टार्ट करना, बोथ आर थिंग्स आर डिफरेंट। आप ये सोचो कि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल एक छोटा सा प्लान क्रिएट कर लें, बेसिक सा। हाँ ठीक है, ये आप बेसिक कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस ये सबसे अच्छा है। क्लाइंट को वर्क देना है, क्या दे उसको वर्किंग क्लाइंट को, प्रोफेशनल वे में काम करना है ना। हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क उसके सामने बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। क्लाइंट को क्या दें, ये एक डर रहता है सभी लोगों के दिल में। या जिन्होंने 1 साल या 2 साल काम भी किया है ना, किसी फॉर्म में काम किया है या सीखा हुआ है, तो जब उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उनके माइंड में ना ये क्वेश्चन हिट करता रहता है, यार कैसे करूं, कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ पर खत्म करूं, क्या क्या दूं उसको बना के, इसका रेट क्या बताऊं। पहला पॉइंट हम यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग करने का जो एक्चुअल रेट होता है वो हमें क्या लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आता है। दूसरा पॉइंट कि अगर हम एक बिगिनर है और अपनी अगर हम फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम अपनी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या चार्जेस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बहुत खुल के बात करूंगा, आप लोगों को एक चीज गाइड करूंगा इसके बारे में। देखो, आप ऐसे समझो, मार्केट में जो ब्रांड ऑलरेडी बन चुका है ना, हम उस लेवल को टच नहीं कर सकते। मतलब आप उस लेवल को टच नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगिनर हो। एग्जाम्पल वो लाइक 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट ले रहा है मार्केट में, तो क्या मैं भी 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट ले लूंगा? डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाले को हम दे क्या रहा है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों का क्वारीज है, प्राइस समझ में नहीं आता है कि क्या लूं सर किसी भी प्रोजेक्ट की। देखो, अगर हम प्राइस की बात करें, अगर आपने माइंड में रखा है, डिसाइड कर रखा है कि चलो एक फर्म स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी को डाउट हो कि मैं अपनी खुद की फर्म कैसे स्टार्ट करूं, ये भी मैं गाइड करूँ। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, और जो बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी। तो फर्म कैसे स्टार्ट करें ये दूसरा मैटर हो गया। प्राइस की बात करते हैं। देखो, फर्म स्टार्ट कर रहे हो, तुम फ्रेश फील्ड में जा रहे हो, क्वालिटी आपकी कैसी है, पहले तो ये फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपका ये आना चाहिए कि आप वर्किंग ड्राइंग्स पे कितना काम करते हो। नंबर 1 पॉइंट, आप वर्किंग ड्राइंग्स पे कितना काम करते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल हम क्लाइंट को क्या क्या बना के दे सकते हैं।
हम क्लाइंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो प्लान्स क्रिएट करके दे सकते हैं, उनकी वर्किंग ड्राइंग्स क्रिएट करके दे सकते हैं, हम कॉलम लेआउट्स, कॉलम शेड्यूल्स क्रिएट करके दे सकते हैं, कॉलम्स की इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं, वहाँ पर हम एलिवेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड डिटेलिंग की बेसिस पे। हर एक पार्ट को हम डोर विंडो शेड्यूल्स क्लाइंट को दे सकते हैं, हम सेक्शंस क्लाइंट को दे सकते हैं, हम फुटिंग लेआउट्स क्लाइंट को दे सकते हैं वहाँ पर, बाउंड्री वॉल डिटेल्स हम क्लाइंट को वहाँ पर दे सकते हैं, हम इंटीरियर की ड्राइंग्स वहाँ पर दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ किचन, उनके एलिवेशंस, उनके सेक्शंस, है ना, कुछ इस टाइप की वर्किंग डिटेल्स हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये अगर हमारा हमारा अगर एक फुली कमांड है वर्किंग ड्राइंग्स पे, तो आप स्टार्टिंग प्राइस सबसे लोएस्ट लेके चल सकते हो उस लेवल तक जाने के लिए। एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो अप्रॉक्स 10 रुपए, 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अंदर। आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है हमारे एरिया में। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, अब आप देखो कि हमारे एरिया में कंपटीशन बहुत है। अगर कंपटीशन बहुत है हमारे एरिया में, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्राइस को लो रखो, क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होने दो, क्वालिटी आपकी सेम रहेगी, प्राइस लो करोगे ताकि क्लाइंट आपको पहचाने। नंबर 2 पॉइंट, मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग करो अपने ब्रांड की, लोगों तक पहुंचाओ कि हम क्या दे रहे हैं आपको इतनी क्वालिटी में। नंबर 2 पॉइंट आपका ये होता है, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी, आप जो क्वालिटी डिसाइड करोगे, जो आप वर्किंग ड्राइंग दे रहे हो। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर चार्जेस हमारे दो होते हैं, आर्किटेक्चर पार्ट के अलग होते हैं, इंटीरियर पार्ट के अलग होते हैं। तो इंटीरियर को अलग पार्ट में कर लो डिवाइड, और आर्किटेक्चर को अलग पार्ट में कर लो डिवाइड। आर्किटेक्चर का रेट ले लो अप्रॉक्स 6 to 7 स्क्वायर फीट, इंटीरियर का रेट ले लो आप डिसाइड कर लो 4 to 5 स्क्वायर फीट। ऐसे डिसाइड करके आप काम कर सकते हो। और जो 3D के होते हैं वो भी आप अपने अलग अलग कर सकते हो। ये मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को फुली गाइड करता हूँ। ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया कि चार्जेस हमें कैसे डिसाइड करने हैं। नंबर 4 पॉइंट, कि अगर आप अपनी फर्म स्टार्ट करने जा रहे हो, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, बच्चों को लगता है ना फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा सा एक मिठाई है, बस फ्रीलांसिंग आई हूँ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। लिंक्डइन पे देखो जाके, लिंक्डइन पे आपको एक्सपीरियंस्ड वाले पर्सन मिलेंगे जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं। मैंने भी ऑटोकैड रिसेंटली खत्म करा है 1 साल पहले, और हमको लगता है कि अब हम प्रोफेशनल बन गए। वो फ्रीलांसिंग के लिए नंबर ऑफ क्वालिटी, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितने इयर्स का है, नंबर 3 आपके पास पोर्टफोलियो आपके वर्किंग का, ये होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ वर्क आपका बेस्ट होना चाहिए, देन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या आपको खुद का ऑफलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वर्किंग ड्राइंग्स का कवर होना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ऑटोकैड सीखना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑटोकैड पे कमांड लाना एक अलग चीज होती है। एक डिटेल्ड ड्राइंग्स पे काम करना ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, क्लाइंट को बेडरूम दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग कैसे देना है, प्लान कहाँ से देना है, सेटबैक कितना छोड़ना है, प्रोजेक्शंस कहाँ पर होंगे, कौन सा एरिया कहाँ पर देना है, कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु भी हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हमारे अंदर ये वीक पॉइंट है, पहले इनको कवर अप करो। वर्किंग ड्राइंग्स पे कमांड रहो, इंटीरियर की डिटेल्स पे कमांड रहो, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स, उनके नेम, इनके बारे में स्टडी करो, सीखो। ठीक है, सिर्फ बेसिक कोर्स ऑफलाइन से कर लेना, एक हमारे अंदर स्किल्स आती है सिर्फ सॉफ्टवेयर को चलाने की। ये पॉइंट हो गया फ्रीलांसिंग पे काम करने के लिए। और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया किस पे, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे कि हम काम कर सकते हैं अपने बिजनेस पे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या क्लाइंट को देना है और किस लेवल के हमें ड्राइंग्स क्रिएट करनी है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया कि हम लोगों को प्राइस वगैरह कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, और आप लोगों को अपने अंदर क्या स्किल से लेके आनी है, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर एक बात आती है कि जब हम लोग काम करते हैं फ्रीलांसिंग, या फिर हम लोग काम करते हैं किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे, अगर आपके पास इन केस हॉस्पिटल डिजाइन आ गया,
फिर क्या करोगे आप? क्योंकि हॉस्पिटल डिजाइन एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो गया। हॉस्पिटल डिजाइन करना बिल्कुल, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं सर? हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पर ये आता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये फाइनल हो चुका है हमारा, और इस पे पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा इंटीरियर इसका फिनिश हो चुका है। अब इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा हॉस्पिटल है, इसका जो एरिया है टोटल, वो है आपका 76050, 76,000 हमारा टोटल एरिया हो गया। अब वो हॉस्पिटल डिजाइन करा गया है, तो हॉस्पिटल डिजाइन होना है तो आपके पास कुछ चीजें हैं। अच्छा, कितने वार्ड देने हैं, रिसेप्शन एरिया कहाँ पर होगा, स्टाफ एरिया कहाँ पर होगा, स्टोर रूम्स कहाँ पर होगा, जनरेटर रूम कहाँ पर होगा, एंड मेडिकल सप्लाई ऑफिस कहाँ पर होगा, चेंजिंग रूम कहाँ पर होगा, लॉबी कहाँ पर होगा, नर्सेज स्टेशन कहाँ पर होंगे, सीपीयू कहाँ पर होंगे, वार्ड्स, जनरल वार्ड्स कहाँ पर होंगे, कॉरिडोर्स कहाँ पर होगा, है ना, रिकॉर्ड रूम्स कहाँ पर होंगे। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल रूम, बेडरूम, कैजुअलिटी, मेडिकल ऑफिसर्स रूम, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो, अब उसमें क्या क्या होता है ना, थोड़ा सा पहले तो ये समझो कि हॉस्पिटल के अंदर होती क्या क्या चीजें हैं। अब मैं बोल दूं कि हॉस्पिटल डिजाइन है और यहाँ पर नहीं, पहले फंडामेंटल्स क्लियर करो, है ना, कि हॉस्पिटल डिजाइन में होता क्या है। एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले तो हमने दिया है एक एएचयू। एएचयू रूम का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। जो डक्ट फिटिंग्स वगैरह होती है ना, जो डक्ट फिटिंग होती है, जो आपकी पूरे हॉस्पिटल में डक्ट फिटिंग कराई जाती है, सप्लाई डिफ्यूजर्स होते हैं ठंडा रखने के लिए, एसी वाले, सिंपल बात वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट सिस्टम दिया जाता है वहां पर, एक रूम होता है। सर्विस लिफ्ट होती है आपकी वहां पर। इमरजेंसी ओटी, आपका देखो यहाँ पर इमरजेंसी ओटी दिया है, उसका साइज लिया गया है 6850, ये mm में है, एंड 6350 mm, ठीक है। ये हो गया इमरजेंसी ओटी। उसके पास हमने दिया है इंस्ट्रूमेंट्स वॉश। अब इमरजेंसी ओटी से हमारा एक कंबाइंड होके गया है इंस्ट्रूमेंट्स वॉश एरिया, जो भी इमरजेंसी ओटी के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे उनको वॉश करने के लिए वहां पर दे दिया। स्कर्ब्स, ये आपकी लॉबी आ गई। इसी के पास आपके पास आ गया सेप्टिक ओटी, सेमी मॉड्यूलर, एक और ओटी वहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। दो ओटी इमरजेंसी लॉबी के साथ इंस्ट्रूमेंट्स वॉश का पार्ट के। अब बीच में एक हमने दे दिया व्हाइट कॉरिडोर, ये हो गया हमारा व्हाइट कॉरिडोर। और व्हाइट कॉरिडोर के जस्ट पास में, व्हाइट कॉरिडोर हमने दिया है अप्रॉक्स 3000 व्हाइट कॉरिडोर एरिया। अब इस व्हाइट कॉरिडोर के पास में हमने क्या दिया है, एक सीपीयू, नर्स स्टेशन, ठीक है। और यहां पर हमने दे दिया जो भी पोस्ट वगैरह है ओपीडी ऑपरेशंस के लिए, लॉबी, एक टॉयलेट। टॉयलेट हमारा ये कंबाइंड है, ठीक है। और स्टोर रूम, चेंज रूम एंड चेंज रूम, एक एरिया हमारा ये डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या करा, फिर बीच में हमने दे दिया कॉरिडोर। उस कॉरिडोर के पास हमने क्या करा, एक्सरे रूम आ गया हमारा यहाँ पर। मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है हमारे एक हॉस्पिटल्स के अंदर, एक्सरे रूम, दूसरा मैंने एक और एक्सरे रूम दिया, तीसरा मैंने एक और एक्सरे रूम दिया। एरिया बड़ा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट्स, तो मतलब क्या है कि जितना एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीजें वहां मेजर करनी है। और उसके पास हमने एक और एएचयू और सर्विस लिफ्ट को मेजर कर दिया, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर मैंने एक कॉमन दे दिया रूम, लॉबी एंड रूम, ठीक है, चेंजिंग रूम एंड लॉबी, स्टेयर्स, व्हाइट कॉरिडोर, कनेक्टिंग टू कॉरिडोर टू ओपीडी ब्लॉक्स, जहां से कनेक्ट होगा। उसके पास आते हैं आपका रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड रूम, ठीक है, और आपका चेंजिंग रूम, बाकी जो ब्लॉक्स हैं, लॉबी, कलर, डॉपलर,
वो हमने सारी दे दी। वेटिंग एरिया हमने यहाँ पर मेंशन करा, कॉरिडोर के पास 2 वेटिंग एरिया दे दिए, एरिया कैलकुलेट करके। उसके पास चेंजिंग रूम दे दिया हमने वहां पर। मतलब कि एरिया को ना डिवाइड कर दिया वहां पर, कि मतलब कौन सा एक्सरे रूम है, कहाँ पर होगा, ओटी कहाँ पर होगा, वाइट कॉरिडोर हमने कहाँ पर देना है। इस तरह हमने डिवाइड करके दिया है इसको। ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ओटीएस आ गया सेंटर में हमारा। और फिर वो कॉरिडोर के पास फिर हमने वेटिंग एरिया, मतलब कॉरिडोर के पास हमने वेटिंग एरिया देना कॉमन है। वेटिंग एरिया हमारा बिल्कुल ओपन रहेगा कॉरिडोर के पास, और उसके जस्ट पास में हमें देना रिसेप्शन, सो दैट हमारा कोई भी पेशेंट है, कोई भी आए तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर ले रिसेप्शन के ऊपर। तो इसलिए वेटिंग एरिया को ओपन दिया गया है। तो ये एरिया हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया, रिसेप्शन और वेटिंग एरिया वाला पार्ट। उसके पास नर्स स्टेशन, वॉशरूम हमने यहाँ पर दिया है। अब सोचो, व्हाइट कॉरिडोर, वेटिंग एरिया, रिसेप्शन, और इन तीनों को अगर हम देखेंगे तो यूजेस वहां पर एक चीज की और यूज होगा, वो है कॉमन वॉशरूम। तो वहां पर हमने 1 2 3 4 कॉमन वॉशरूम दे दिए, सो दैट व्हाइट कॉरिडोर मतलब ओपन कॉरिडोर जो भी होगा हमारा, उसमें जो वेटिंग एरिया होगा वो नॉर्मली इसको यूज कर लें। उसके बाद हम आते हैं कैजुअलिटी वार्ड में। तो 10 बेड हमने दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए हमारे 10। ठीक है। रिसेप्शन एरिया हमारे, एक फ्रंट एक बैक, रिकॉर्ड रूम उसके पास। ये एक जोन अलग हो गया, मतलब कि जब भी आर्किटेक्चर में काम करते हैं ना बड़े प्रोजेक्ट पे, तो जोन के अकॉर्डिंग करते हैं, जोन A B C D या ब्लॉक A B C D के अकॉर्डिंग। अब इसके पास हम आते हैं, ये देखो हमारा जोन कंप्लीट हो गया ये वाला पूरा। फिर इसके लास्ट में आते हैं, फिर हमने दे दिया वहां पर वार्ड 1 2 3 4 5 6, नर्स स्टेशन, यहाँ पे भी कॉमन वॉशरूम। कॉमन क्यों दिया, इसके पीछे रीजन है। वार्ड दिया आपने, वार्ड 1 वार्ड 2, मतलब जोन 1 और जोन 2। अब जोन 1 और जोन 2 के जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल्स हैं, वो यूज करेंगे एक वॉशरूम जो यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। ठीक, बहुत सिंपल है। हॉस्पिटल डिजाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको बस थोड़ा समझना है उसके कॉन्सेप्ट को। उसके पास हमारे पास क्या आ गया, लाइव रिसेप्शन एरिया आ गया, सिक्योरिटी रूम हो गया, एंड यहाँ पर रिपोर्ट डिस्पैच, जहां से रिपोर्ट वगैरह मिलती है हमारी। उसके बाद नर्स स्टेशन, फिर हमारे पास नर्स स्टेशन मतलब ये वार्ड है, वहां पर नर्सेस का पूरा दिया है सिटिंग एरिया, ये हो गया। तो अब देखो, इसको अगर हम थोड़ा समझेंगे तो इसको डिवाइड करा गया है, बहुत अच्छे से समझना आपको। एक जोन अलग हो गया हमारा, एक जोन के अंदर हमने क्या क्या दे दिया, वार्ड, वेटिंग एरिया, ठीक है, वॉशरूम एंड लिफ्ट। दूसरा हम आए, दूसरे जोन पे आए। दूसरा जोन हमने क्या करा, दूसरे जोन को हमने यूज करा किस लिए, रिकॉर्ड रूम। अब रिकॉर्ड रूम यहां मैंने क्यों दिया, इसके पीछे रीजन भी तो होना चाहिए ना। रिकॉर्ड रूम मैंने यहां पर दिया क्योंकि यहां पर मैंने एक्सरे और बाकी ओटी वगैरह की ये सारे रूम्स दिए थे, इसलिए हमने यहाँ पर रिकॉर्ड रूम दिया है। दूसरे जोन में आपका वही है, MRI, स्कैन, लॉबी, इलेक्ट्रिकल रूम, इमरजेंसी लैब, रिसेप्शन, वेटिंग एरिया। ठीक है। तो अब इसमें वर्किंग ड्राइंग बनाना है, सेंटर लाइंस, लेयर्स, स्पेस प्लानिंग, क्रॉस सेक्शंस, सेंटर लाइन ग्रिड्स, उनकी वर्किंग ड्राइंग, ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ पार्ट तक है हमारा। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे चीजें चेंज, सेकंड फ्लोर उस पे सारी चीजें चेंज, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर। तो अब इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। देन उसका फिर फ्रंट एलिवेशंस, उस फ्रंट एलिवेशंस में आपको एक बहुत अच्छा सा एक डिजाइन हॉस्पिटल्स का निकाल के देना होता है। उसका फिर आपका देना होगा क्या, आपको उसका एक क्रॉस सेक्शन देना होगा, उसके फिर आपको माइनर माइनर डिटेल्स मेंशन करना होगी, फिर आपको उसकी स्टेयर्स की डिटेल, फिर आपको लिफ्ट की डिटेल्स, देन आपको उसका एक लॉन्ग सेक्शंस, देन फिर आपको उसमें देना पड़ेगा वॉशरूम्स के बारे में, कहाँ पर क्या क्या वॉशरूम है, मतलब इंटीरियर का पार्ट, वॉशरूम 1, वॉशरूम 2, वॉशरूम का एलिवेशंस, वॉशरूम का इंटीरियर, उसकी डिटेल्स। अब आप सोचो कि इस लेवल पे काम करने के लिए क्या बेसिक पार्ट आना काफी है।
इस लेवल पे काम करने के लिए, इस डिटेल्स पे काम करने के लिए हमें जो ऑटोकैड आता है, तो मुझे क्या लगता है कि वो इनफ है? नहीं। अगर हम कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मार्केट कंडीशंस और प्रोफेशनल्स, तो अभी भी आप 10 आउट ऑफ लाइक आपको मैं अगर नंबर दूं, तो उन नंबर्स को भी मैं नहीं मेंशन कर सकता, क्योंकि वर्किंग ड्राइंग की ना जो लिमिट है वो बहुत डिटेल, बहुत ब्रॉड है ये। शॉपिंग मॉल्स पे काम करना, हॉस्पिटल दे रहे हो, कितने ब्लॉक, कहाँ पर जोन, कौन सा एरिया, कहाँ पर क्या देना है, क्रॉस सेक्शन देना है, कहाँ से स्टार्ट करें, डिजाइन कैसा देना है, एलिवेशन कैसा आना चाहिए, स्पेस प्लानिंग कैसे करें, हर एक पार्ट को डिटेल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप समझ सकते हैं। तो हॉस्पिटल डिजाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उनमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स हमें डिजाइन करने होते हैं क्लाइंट्स के लिए, ये हमने आपको ओवरव्यू दिया। तो इन सारी चीजों पे काम करने के लिए मैं एक सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो हमें अपनी स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगी। इन स्किल्स हमारी इम्प्रूव सिर्फ बेसिक फंडामेंटल से नहीं होती हैं। एक रेजिडेंशियल फ्लो प्लान 20 बाई 20 या 2000 स्क्वायर फीट का बना लेने से स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती है। आर्किटेक्चर फील्ड्स को समझना, फंडामेंटल्स को समझना, रूल्स रेगुलेशंस को समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। तो अब इसका कुछ और डिटेल्स हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। एक छोटा सा पार्ट हमने आपको बताया कि आप लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि आप इस पे किस वे में और किस तरह काम करोगे, और आपके अंदर अभी कितनी स्किल्स की इंप्रूवमेंट बाकी है, ये आज आपको इस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो भी डाउट्स होंगे उनके, वो हमें व्हाट्सअप करें ग्रुप में, उनके सारी चीजें मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।